एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से जो है हम एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। जो डिटेल लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिटेल्ड लेक्चर जितना आपको डिटेलिंग में चाहिए, जहाँ मैंने एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को समझाया है। आज जो है हम एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि पहले आप उन डिटेल लेक्चर्स को देखो, उसके बाद साथ के साथ एनसीईआरटी रीड करो। एक्चुअली होता क्या है कि हम वन शॉट की तरफ भागते हैं। हमें होता है कि हम वन शॉट पहले पढ़ें, एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। बेटा, डिटेल लेक्चर किसी रीजन से बनते हैं, जहाँ एक एक कॉन्सेप्ट को याद कराया जाता है, समझाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द डिटेल लेक्चर। उसके बाद ये एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है आज कंप्लीट होगा, और साथ के साथ और भी चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर्स जो हैं आते रहेंगे। जो भी स्ट्रैटेजीज वगैरह हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, वो मैंने आपको बता दी है। आप बिल्कुल उसी तरीके से पढ़िए, उसी तरीके से प्रैक्टिस करिए एंड मेक श्योर करिए कि फरवरी से पहले जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सो दैट मार्च और अप्रैल में जो है आप अच्छे से अपना नीट 2025 के लिए रिवीजन कर सकें। चलिए, आज की जो सीरीज है दैट इज अ एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड सीरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उससे फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डेली कम्युनिटी पोस्ट पे डेली एट 7 PM क्विज होती है, जिसमें आई एम गोइंग टू अपलोड 20 to 25 क्वेश्चन मैं अपलोड करती हूँ फ्रॉम द माई एंड। नहीं तो 10 to 15 डेली अपलोड होते हैं अपलोड, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एनसीईआरटी, मैं चाहती हूँ कि ये एनसीईआरटी रीडिंग लगाने से पहले आप भी अपनी एनसीईआरटी जो है साथ के साथ खोल के रखें। ठीक है, साथ के साथ जो है एनसीईआरटी अपनी खोल लीजिए। मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए और इस चैप्टर को फटाफट एनसीईआरटी के तौर पे ख़त्म करते हैं। So since the dawn of civilization, there has been many attempts to classify the organism. तो dawn of civilization से बहुत सारे attempt किए जा सके हैं, जिसमें हमने living organism को है classify किया है. It was done intentionally not using the criteria that were scientific but born out to be need to use an ऑर्गेनिज्म फॉर आर ओन यूज। तो मतलब यूज और अनयूज के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन किया था। दैट इज क्या क्या ऑर्गेनिज्म किस किस चीज़ों को यूज करते हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इनके बेस पे हमने जो है पहला अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किया था। तो अगर हम बात करें व्हाट वाज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो था यूज और अनयूज ऑफ जो ऑर्गेनिज्म उन्हें यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके बाद एरिस्टोटल आए थे, जिन्होंने अर्लीस्ट अटेम्प्ट दिया था एक और साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, जहां उन्होंने मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, मतलब बाहर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देख के प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया था ट्री, शब्स और हब्स में, वेयर एज एनिमल्स को डिवाइड कर दिया था दो ग्रुप में, जिनके पास आरबीसी थी और जिनके पास आरबीसी नहीं थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जिनके पास आरबीसी होती है उसे हम कहते हैं एनीमा, और जिनके पास नहीं होती उन्हें हम कहते हैं इनीमा। ठीक है, तो जिनके पास होती है उन्हें हम कहते हैं एनीमा, जिनके पास नहीं होती उसे हम कहते हैं एनीमा। इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। तो उन्होंने प्लांट्स का भी क्लासिफिकेशन किया था और एनिमल्स का भी क्लासिफिकेशन किया था। सो दिस इज अबाउट अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन डॉन ऑफ सिविलाइजेशन के टाइम पे हुआ था। ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया, ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ फूड, शेल्टर। उसके बाद एरिस्टोटल ने सबसे पुराना क्लासिफिकेशन दिया था। मॉर्फोलॉजी, बाहर के कैरेक्टर्स को देख के सबसे बड़े वाले को ट्रीज कह दिया, उनसे छोटे शब्द और सबसे छोटे हब्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लीनियस साहब जो थे उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और उन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम को बताया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किसके बारे में नहीं बता पाया था, ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं बता पाया था। कौन से यूनिसेलुलर और कौन से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके बारे में नहीं बता पाया था। ये नहीं बता पाया था कौन से फोटोसिंथेटिक है और कौन से नॉन फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक आपका ग्रीन एल्गी हो गया और नॉन फोटोसिंथेटिक आपका फंजाई हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बता पाए थे, तो दिस इज अ ड्रॉबैक। पहला ड्रॉबैक क्या था कि उन्होंने यूकैरियोट, प्रोकैरियोट के बारे में नहीं बताया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर के बारे में नहीं बताया, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन
and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall in the category. ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ सकते, जैसे फॉर एग्जांपल यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना प्लांट के कैरेक्टर भी शो करता है, एनिमल के कैरेक्टर भी शो करता है, तो वो इसमें जो है प्लेस नहीं किया गया था. अपार्ट फ्रॉम दैट, टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वाज फाउंड इनएडुकेट, और हमें पता चला कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो इनएडुकेट है. बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के देखने के बाद आ नीड वाज फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल का क्या स्ट्रक्चर है, वॉल का क्या नेचर है, सेल वॉल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटेट क्या है, कैसा रिप्रोडक्शन का मेथड है, और क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है. ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया. Though the plant and animals have a constant under all different system, the understanding of what group organism is included under these kingdom have been changing, and the number and the nature of the other kingdom have also been understood differently by the different scientists over a period of time. इनके क्या कहने का मतलब है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ों के बारे में देखा. ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को इन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक लिया, जहाँ इन्होंने सेल का क्या स्ट्रक्चर है, सेल वॉल का क्या नेचर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, क्या हैबिटेट है, क्या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया. और जैसे जैसे नए नए क्लासिफिकेशन को ऐड ऑन करते गए, जैसे जैसे अदर साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन सिस्टम किया. इसके बारे में जो डिटेल लेक्चर है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जहाँ पे डिटेल लेक्चर प्रेजेंट है. ये एनसीईआरटी रीडिंग है, तो इसे एनसीईआरटी रीडिंग की तरह ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक टेबल है दैट इज मेंशन इन एनसीईआरटी, जिससे हमेशा बहुत सारे पीवाईक्यू आते हैं. सबसे पहला पीवाईक्यू यहाँ फंसता है कि मोनेरा आपका प्रोकैरियोट है. अगर आप ध्यान से देखें तो मोनेरा जो है दैट इज कम अंडर द प्रोकैरियोट, बाकी सारे के सारे यूकैरियोट होते हैं. अगर मोनेरा की सेल वॉल की बात करें तो ये नॉन सेलुलोजिक होता है, और प्लांट के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें फंजाई की वॉल कैसी होती है, काइटिन की प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्टा में किसी में प्रेजेंट होती है, और एनीमिलिया में, और हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोकैरियोट बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, तो वो सेलुलर लेवल पे ही होती है. प्रोटिस्टा भी सेलुलर लेवल पे ही है. फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर लेवल पे, लेकिन लूज टिश्यू के फॉर्म में. वेयर एज प्लांटी और एनीमिलिया जो है वो टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मोनेरा में दे रखा है कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं. कौन कौन से ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक. वेयर एज हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक में कौन से, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, मतलब दोनों तरीके का मोड शो करते हैं. वेयर एज प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और वो भी कौन से वाले, फोटोसिंथेटिक वाले, और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. फंजाई अगर देखें तो फंजाई सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक होता है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं. प्लांटी जो है वो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होता है, और वो भी कौन सा, फोटोसिंथेटिक. और एनीमिलिया जो है वो सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक होता है, और वो भी हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक, सेप्रोफेटिक, पैरासिटिक वगैरह. ठीक है, सो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन सा ऐसा है जो कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस करता है या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है, तो दैट इज मोनेरा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? शेल बी मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं फटाफट. और अब बात करते हैं आर.एच. विटेकर साहब की, जो कि 1969 में आए थे. कब आए थे? 1969 में. उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. क्या क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी. मेन क्राइटेरिया जो उनका क्लासिफिकेशन का था, उन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या रिप्रोडक्शन और क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, इनके बारे में बात की थी. ये सब हम टेबल में देख चुके हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें, 3 डोमेन सिस्टम भी आया था. अब इससे कह सकते हो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है. ये 3 डोमेन सिस्टम कौन लेके आया था? दैट इज कार्ल वुज. तो ये जो कार्ल वुज थे जिन्होंने 3 किंगडम सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम के बारे में बात की थी, इन्होंने किंगडम मोनेरा को डिवाइड कर दिया था 2 डोमेन में. ठीक है, 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया था, दैट इज प्रोकैरिया और आर्कीरिया और यूकेरिया. ठीक है, एंड लीविंग द रिमेनिंग यूक्रियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन, और एक था यूकेरिया. ठीक है, क्लियर है? 3 कौन कौन से 3 डोमेन थे? अगर हम 3 डोमेन की बात करें कि कौन कौन से वो 3 डोमेन थे, तो पहला था मोनेरा को 2 में डिवाइड किया था.
मोनेरा को 2 में डिवाइड किया था। मोनेरा कौन कौन सा था जिसको 2 में डिवाइड किया था? दैट इज आर्किया और दूसरा प्रोकारिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया, और तीसरा था आपका यूकारिया, ठीक है। और ये जो 6 किंगडम का क्लासिफिकेशन था ये किसके बेसिस पे था? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 16s rRNA। किसके बेसिस पे था? 16s rRNA के बेसिस पे था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शेल बी मूव फर्दर। नेक्स्ट हम देखते हैं लेट अस लुक द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स बैक्टीरिया। पहले क्लासिफिकेशन क्या इंक्लूड करते थे? बैक्टीरिया इंक्लूड करते थे, ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूड करते थे, फंजाई, मॉसिस, फंस, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये सबके सब कहाँ आ जाते थे? प्लांट के अंदर आ जाते थे। द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड देयर सेल वॉल इन देयर सेल, ठीक है। मतलब ये जितने भी हैं आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसिस, फन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको प्लांट के अंदर कह दिया। और किसके बेसिस पे? इसके बेसिस पे कि इनकी सेल के पास क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, और फिर धीरे धीरे करके इन्हें हमने अलग अलग ग्रुप में डाला। इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि साइनोबैक्टीरिया था with the other groups which are eukaryotic organism. It also grouped together the unicellular organism. यहाँ पे unicellular और multicellular organism भी एक ही में थे, जैसे कि क्लिमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा को हमने कहाँ रख दिया था? एल्गी के अंदर रख दिया था। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई। इन्होंने हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप के बारे में नहीं बताया था जो कि फंजाई था, एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के बारे में, दो दे शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। जबकि इनकी सेल वॉल कंपोजिशन में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे थे कि फंजाई के पास क्या होता है? फंजाई के पास काइटिन होता है, वेयर एज ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होता है? सेल वॉल होता है। लेकिन ये देखने के बावजूद भी इन दोनों को एक ही जगह पे रखा हुआ था, दैट इज इन अ प्लांट। When such characteristics are considered, और जब ऐसे कैरेक्टर्स को देखा गया, ऐसे कैरेक्टर को कंसिडर किया गया, तो फंजाई को उठा के दूसरा ही एक पूरा किंगडम बना दिया जिसे हम फंजाई किंगडम कहते हैं। और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, उन सबको एक जगह रखा गया, दैट इज इन मोनेरा। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सबको कहाँ रख दिया? दैट इज इन प्रोटिस्टा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमें क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, जो कि क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला पहले कहाँ प्रेजेंट थे? एल्गी के अंदर प्रेजेंट थे। और वो एल्गी कहाँ था? पढ़ा जाता था प्लांटी में पढ़ा जाता था। बट बिकॉज दे बोथ हैविंग देयर सेल वॉल, क्योंकि उन दोनों के पास क्या प्रेजेंट थी? सेल वॉल थी। एज वेल एज विद पैरामीशियम एंड अमीबा, जो कि पहले कहाँ पढ़े गए थे? एनिमल किंगडम के, क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं थी। तो ये सारे के सारे कहाँ रख दिए गए? अब ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर मिलते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इट हैज पुट टुगेदर द ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। मतलब इन्होंने उन ऑर्गेनिज्म को एक साथ लेके आए जो कि पहले पुरानी क्लासिफिकेशन के हिसाब से पुराने किंगडम में रखे गए थे। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन चेंज। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हमने चेंज किया। This kind of changes will take place in the future to depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. Over a period of time an attempt has been made to evolve a classification system, जिसकी वजह से सिर्फ हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम को किस तरीके से इवॉल्व किया, ना कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर देखी, उनके साथ फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी भी देखी, और यहाँ तक कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखा। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? दैट इट इज अ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, की मतलब कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इसमें हम कौन कौन से किंगडम पढ़ेंगे, दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई of the Whittaker system of classification and the kingdom Plantae and Animalia, they have a different chapter, क्योंकि प्लांटी के ऊपर प्लांट किंगडम है और एनिमिलिया के ऊपर एनिमल किंगडम है। इज इट क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा क्या होता है, तो सबसे बड़ा डोमेन होता है। डोमेन कितने थे बेटा? डोमेन टोटल 3 थे। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद किंगडम आते हैं, ठीक है। किंगडम कितने हैं टोटल? किंगडम टोटल 5 है। इज इट क्लियर? इस चैप्टर में हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। अगर हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, तो इसमें सिर्फ हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो होते हैं दैट दे आर
मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आपको हर जगह मिल जाएंगे। 100 ऑफ बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं? प्रेजेंट इन द हैंडफुल सॉइल। एक मुट्ठी भर सॉइल लो, मिट्टी लो, उसमें 100 बैक्टीरिया कम से कम होंगे। तो और जो बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम हैबिटेट पे भी रह सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। मतलब बैक्टीरिया ऐसी ऐसी जगह पे भी रह सकते हैं जहाँ पे और लाइफ फॉर्म नहीं रह सकती। मैनी ऑफ देम लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट। और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, किस फॉर्म में? पैरासाइट के फॉर्म में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, बैक्टीरिया को जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी, इस पे नीट के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर हम पहली कैटेगरी की बात करें तो स्फेरिकल कोकस होता है, रॉड शेप को बेसिलस कहते हैं, कॉमा शेप को विब्रियम कहते हैं और स्पाइरल शेप को स्पाइरलम कहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है मैं भी आपको बता देती हूँ। आपको एक तो ये कोकस याद नहीं रहेगा, एक आपको कोकस याद नहीं रहेगा और एक ये रॉड शेप याद नहीं रहेगा। विब्रियम आपको याद रहता है, स्पाइरल का स्पाइरलम भी याद रहेगा, लेकिन स्फेरिकल वाले को कोकस कहते हैं और रॉड शेप को बेसिलस कहते हैं। इज इट क्लियर? शेल बी मूव फर्दर। अब दिस इज अ एनसीईआरटी डायग्राम जिसमें आपको बताना है कि कौन सा है। तो अगर ये आपका कोकस है, मतलब कोकाई इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ कोकस, तो ये आपका कौन सी शेप है? दैट इट इज अ स्फेरिकल शेप। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेसिलस, तो बेसिलस जो है प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होगा, दैट इज बेसिलस। और नेक्स्ट अगर हम बात करें बेसिलाई की, तो बेसिलाई की कैसी शेप होती है? दैट इज इट इज अ रॉड शेप। अगर हम बात करें स्पाइरला की, तो स्पाइरला जो है दैट इज अ प्लूरल ऑफ स्पाइरलम और इसकी शेप कैसी होती है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल। वेयर एज विब्रियो की बात करें तो विब्रियो इज अ प्लूरल ऑफ विब्रम। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो शेप होती है दैट इज ऑल्सो अ कॉमा शेप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चारों शेप क्लियर है बैक्टीरिया की। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज सिंपल। मतलब ये दिख रहा है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्ट्रक्चर इनका सिंपल होता है। इस पे भी बहुत बार नीट का क्वेश्चन आया है। जस्ट मेक श्योर कि नीट के क्वेश्चंस को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप ऑफ शो दैट मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बैक्टीरिया जो है वो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, बिकॉज सम ऑफ द बैक्टीरिया कैसे होते हैं? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की फॉर्म में। अब वो ऑटोट्रॉफ कैसे हो सकते हैं? वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब लाइट की हेल्प से खाना बनाना, कीमोसिंथेटिक केमिकल की हेल्प से खाना बनाता। ज्यादातर वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? दैट दे आर हेट्रोट्रॉफ। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? दैट दे आर हेट्रोट्रॉफ। और हेट्रोट्रॉफ का मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, दैट इज डिपेंड करते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी डिपेंड करते हैं फॉर देयर ओन फूड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्कीबैक्टीरिया। ये जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पैराग्राफ ऑफ एनटीए का फेवरेट पैराग्राफ है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आर्कीबैक्टीरिया जो है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं हार्श हैबिटेट में रहते हैं, जैसे एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, बहुत ज़्यादा नमक वाले एरिया को हेलोफाइल कहते हैं, हॉट स्प्रिंग को थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं और मार्शी एरिया को मैथोजन कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो नॉर्मल वाले ट्रू बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। किस फॉर्म में? क्योंकि इनके पास अलग सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। और यही फीचर की वजह से सेल वॉल जो है वो अलग की बनी हुई है, इसी की वजह से ये एक्सट्रीम हैबिटेट में जो है रह पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेथेनोजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द र्यूमेंट एनिमल्स। ये र्यूमेंट एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, सच एज कहाँ पर? काउज और बफेलोज में। र्यूमिनेंट एनिमल के एग्जाम्पल है काउ और बफेलो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। और ये जो है प्रोडक्शन करते हैं मीथेन गैस का, जो कि क्या है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोगैस। और ये मीथेन गैस कहाँ प्रेजेंट होती है? इनके डंग में। डंग मतलब गोबर में आपको देखने को मिलती है, गोबर में ही मीथेन की प्रोडक्शन होती है, गोबर में ही मीथेन आपको मिलता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इनके पास क्या देखने को मिलता है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। साइनोबैक्टीरिया ऐसा ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है जो कि यू बैक्टीरिया के अंदर आता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के पास क्या आता है? क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है।
वही क्लोरोफिल जो कि ग्रीन प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहते हैं। मतलब साइनोबैक्टीरिया वो पहले ऑर्गेनिज्म थे, साइनोबैक्टीरिया वो पहले ऑर्गेनिज्म थे जो कि कैसी फोटोसिंथेसिस शो कर रहे थे, दैट दे आर शोइंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। कैसी फोटोसिंथेसिस शो कर रहे थे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें द साइनोबैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, क्लोनी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फिलामेंटस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मैरीन, टेरेस्ट्रियल कैसे भी हो सकते हैं। अगर ये क्लोनीज में प्रेजेंट है तो इनके चारों तरफ जनरली एक जेलिटिशियस शीट देखने को मिलेगी। अगर ये दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स भी बनाते हैं, कहाँ पर, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में। वो अगर कोई भी वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लूम देखने को मिलेगा, एक काई जैसी देखने को मिलेगी। तो वो क्या होता है, दैट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, क्योंकि उन साइनोबैक्टीरिया के पास क्या होती है, एक स्पेशल सेल होती है जिसे हेट्रोसिस कहते हैं। यह हेट्रोसिस कहाँ देखने को मिलेगी, नोस्टॉक और एनाबीना में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं जिनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये ऑक्सीडाइज करते हैं, किसको, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करते हैं, सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, और एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ताकि एटीपी बन सके। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट, लाइक नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आयरन और सल्फर। इज इट क्लियर, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, दैट इज नाइट्रोसोमोनास, ये जो कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्रेजेंट इन एनसीईआरटी, जहाँ पे ये नॉस्टॉक दिया हुआ है और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो नॉस्टॉक है वो कैसा नॉस्टॉक है, ध्यान से देखो, फिलामेंटस है, ठीक है। ये स्पेशलाइज सेल है जो कि हेट्रोसिस्ट है, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं, और इसके आसपास जो सराउंडेड बाय लेयर, जिस लेयर से सराउंडेड है, दैट इज नोन एज म्यूचुअल एयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट होते हैं। ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक कैसे होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। दे हैव अ मोस्ट ऑफ देम हैव द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमन पे भी इफेक्ट शो करते हैं। जैसे ये हेल्पफुल होते हैं इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क से दही बनाने के लिए हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, कहाँ, लेग्यूम्स में फिक्स करते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि पैथोजन होते हैं और ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप को, फार्म एनिमल्स को, पेट को क्या करते हैं, डैमेज कॉज करते हैं। जैसे कि क्लोरेला ट्राइफाइड, टेटनस एज सिस्टर कैंकर, एज वेल एज नोन एज डिजीज। ज़्यादातर ये डिजीज कौन कॉज करता है, दैट दे आर कॉज बाय बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बैक्टीरिया इज होता है रिप्रोड्यूसेस बाय फिजन। रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फिजन से होती है, लेकिन कई बार अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बना लेते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं। और जब ये स्पोर बनाने के अलावा इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक तरीके की सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, जहाँ पर ये अडॉप्ट करते हैं एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए को, जो कि प्रिमिटिव टाइप को डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनेरा, जो कि आपकी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, एंड दिस इज अ एनसीईआरटी डायग्राम जहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड कर रहा है। ये सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और अंदर डीएनए प्रेजेंट है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सबसे थोड़ा माइकोप्लाज्मा के बारे में दिया हुआ है कि माइकोप्लाज्मा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं होती है। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होते, सबसे छोटे लिविंग सेल होते हैं, नॉन, और ये बिना ऑक्सीजन के भी जी सकते हैं। मतलब बिना ऑक्सीजन के क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे माइकोप्लाज्मा होते हैं, दे आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इतने ज़्यादा माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं कि जो एनिमल्स और प्लांट के लिए क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कैसे होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। Is it clear to everyone? So this is about the mycoplasma that is mentioned in NCERT.
आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर प्रोटिस्टा. तो यहाँ तक जो है हम बात कर चुके थे. हमने अभी तक पूरा मोनेरा के बारे में डिस्कस कर लिया है. ठीक है, कुछ एक माइकोप्लाज्मा के ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आप एक आधे पॉइंट जो है अपनी एनसीईआरटी में ऐड ऑन कर लीजिए कि दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन. मतलब अगर आपको डिजीज हो गई रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा, मतलब आपको इतना पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनको वो पैथोजेनिक है माइकोप्लाज्मा के, तो अगर आपको माइकोप्लाज्मा से डिजीज हुई है और आप पेनिसिलिन खा रहे हैं तो वो पेनिसिलिन जो है वो फायदा नहीं करेगी, क्योंकि ये जो पेनिसिलिन होती है ये कहाँ एक्ट करती है, दैट इज एक्ट ऑन सेल वॉल. ये सेल वॉल पे एक्ट करती है और माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल ही वॉल नहीं है. इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज अबाउट द माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज नोन एज पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. सो लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे. अगर हम प्रोटिस्टा के बारे में देखिए तो प्रोटिस्टा सारे सिंगल सेल्ड होते हैं. सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. इस किंगडम की जो बाउंड्रीज है वो अभी तक वेल डिफाइंड नहीं है, बट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन, कई फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन कोई बायोलॉजिस्ट कहते हैं, मे बी प्लांट टू द अनदर. In this book, we include chrysophytes, dinoflagellate, euglenoids, slime modes and protozoa under a protista. और यहाँ पे हम क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे. इज इट क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर? इसे हम प्लांट नहीं कहते हैं. बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिस्ट हैं कि इसे कहते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रोटिस्टा मिलता है दैट दे आर अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, मतलब प्रोटिस्टा जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. ठीक है, मेंबर्स, आपको जितने भी प्रोटिस्टा के मेंबर्स मिलेंगे ज़्यादातर प्राइमरीली कैसे होंगे, दे आर एक्वाटिक होंगे. ये जो किंगडम है ये लिंक बनाता है, डील करता है प्लांट्स और एनिमल और फंजाई के साथ. यूकैरियोटिक होने की वजह से प्रोटिस्टियन की जो सेल बॉडी है, मतलब यहाँ पे जितने भी प्रोटिस्टा मिलेंगे उन सब की सेल बॉडी में आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी देखने को मिलेंगे. इनके पास फ्लैजिला भी है और सीलिया भी है. प्रोटिस्टा की अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं, जहां पर आपको सेल का फ्यूजन भी देखने को मिलेगा और जाइगोट फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्टा. शेल बी मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की. क्राइसोफाइट के अंदर डायटम्स, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स आते हैं. कहाँ देखने को मिलेंगे, फ्रेश वाटर और मेरीन एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगे. माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर करंट में पैसिवली फ्लोट करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें ज़्यादातर कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं. डायटम्स की सेल वॉल अगर देखी जाए तो दो पतली पतली ओवरलैपिंग शेल देखने को मिलेंगी जो कि एक दूसरे में फिट हो जाती हैं और कैसी दिखती हैं, आपको सोप बॉक्स की तरह दिखती है. ये जो वॉल्स होती हैं ये एम्बेड अगर हो जाए सिलिका में, इन वॉल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिलिका देखने को मिलेगा. इसी वजह से ये जो वॉल है वो इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब वॉल को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. तो डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट. ठीक है, जो भी डायटम्स छूट जाते हैं तो वो उनके पास क्या, उनका क्या रह जाता है, उनकी सेल वॉल का डिपोजिशन होने लगता है एनवायरनमेंट में. और एक्यूमुलेशन ओवर अ बिलियन ईयर ऑफ अगो, यहाँ पे ध्यान देना बी फॉर बिलियन लिखा है. ठीक है, क्वेश्चंस में कई बार इनकरेक्ट में आपको मार्क करना पड़ता है कि मिलियन है कि बिलियन है. तो ध्यान से देखो, बिलियन ईयर ऑफ ईयर के बाद लिखा है कि अगर इतनी ज़्यादा इकट्ठी होती रहेंगे डायटम्स, मतलब डायटम्स के मर जाने के बाद भी उनका सेल वॉल का डिपोजिशन होने लगता है और बिलियन ईयर अगो के बाद आपको देखने को मिलेगा वो क्या बन जाती है, डायटमेशियस अर्थ बन जाती है. बीइंग ग्रिटी इन नेचर, ग्रिटी होने की वजह से सॉइल में पॉलिशिंग में हेल्प करती है. ये जो होता है दिस सॉइल जो होती है वो हेल्प इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप. नेक्स्ट अगर हम बात करें डायटम्स जो होते हैं दे आर अ चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन. नेक्स्ट अगर हम देखें तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट. डाइनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, ज्यादातर मेरीन होते हैं. आपने पढ़े वो मेरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं. ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं. ये अलग अलग कलर के देखने को मिलेंगे, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू. ये इनके ऊपर किस अलग अलग कलर किसकी वजह से आता है, मेन उनके पिगमेंट की वजह से आता है. इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज की बनी होती है. उनकी जो सेल वॉल थी किसकी बनी थी, सिलिका की बनी थी. ठीक है, ज्यादातर इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होगा, एक ट्रांसवर्स प्रेजेंट होगा. और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स जो होंगे वो एक गड्ढे में प्रेजेंट होगा इन अ फैरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स. वॉल प्लेट के फैरो में, मतलब वॉल प्लेट के गड्ढे में प्रेजेंट होगा. वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट भी देखने को मिलता है जिसका नाम है गोनियोलेक्स, जो कि बार बार रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करने की वजह से
क्या करता है, सी को रेड कर देता है, जिसकी वजह से हम उसे रेड टाई कहते हैं। ये जो टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेरीन फिशेज सच एज फिशेज, क्या होता है, ये इनसे डाइनोफ्लैजिलेट से एक टॉक्सिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये सी वगैरह की अदर एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अदर एनिमल्स को किल कर देते हैं, जैसे कि फिशेस वगैरह। वो कौन सा टॉक्सिन होता है, उस टॉक्सिन का क्या नाम है, दैट इज योर सेक्सी टॉक्सिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूग्लिनोइड्स की, यूग्लिनोइड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं। देखो आपने क्राइसोफाइट पढ़े, क्राइसोफाइट क्या थे, दोनों थे, फ्रेश वाटर मैरीन वाटर। डाइनोफ्लैजिलेट पढ़े, वो ज़्यादातर आपको कैसे मिले, मैरीन मिले। यूग्लिनोइड्स कैसे होते हैं, ज़्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं। कहाँ देखने को मिलेंगे, दैट इज फाउंड इन अ स्टैग्नेंट वाटर। सेल वॉल की जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे पहले सेल कहते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहती है। इनके पास भी दो फ्लैजिला होता है, एक छोटा फ्लैजिला, एक बड़ा फ्लैजिला, शॉर्ट लॉन्ग फ्लैजिला। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लाइट अगर है तो उस टाइम पे फोटोसिंथेटिक रहेंगे, और अगर लाइट नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉफ बन जाएंगे। और हेट्रोट्रॉफ बन के क्या करते हैं, कौन से हेट्रोट्रॉफ बनते हैं, मतलब प्रीडेटर बनते हैं, और छोटे छोटे एनिमल्स को शिकार करते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंगली जितने भी यूग्लिनोइड्स के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे पिगमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, हायर प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर हम स्लाइम मोड्स की बात करें, स्लाइम मोड जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब डेड और डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट होंगे। इनका जो बॉडी होती है मूव अलॉन्ग विद द डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स एंड ग्लफिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर अ सूटेबल कंडीशन। ये जब सूटेबल कंडीशन है तो एक एग्रीगेशन बना लेंगे, इकट्ठे हो जाते हैं, और उस इकट्ठे होने को प्लाज्मोडियम कहते हैं। और वो जो प्लाज्मोडियम है सेवरल फीट तक ग्रो करेगा। अनफेवरेबल कंडीशन में वो प्लाज्मोडियम टूट जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। और उन्हीं फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स देखने को मिलेंगे, और इन्हीं स्पोर्स के पास क्या प्रेजेंट होती है, ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, ये जो स्लाइम मोड होते हैं दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं मतलब खतरनाक से खतरनाक टेम्परेचर में रह सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं मैनी ईयर्स तक अंडर अ एडवर्स कंडीशन। खतरनाक से खतरनाक कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर करंट। बेटा दिस इज द एनसीईआरटी रीडिंग, तो मैं उस हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। प्लीज डोंट कमेंट हेयर कि आप बहुत स्पीड में पढ़ रहे हो, आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने डिटेल लेक्चर जो है प्रेजेंट कर रखा है, जहां मैंने एक एक टॉपिक को है अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एनसीईआरटी रीडिंग को एनसीईआरटी रीडिंग की तरह ही रखो, पहले वो डिटेल लेक्चर देख के आओ, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करो। सी मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर आप अभी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि अरे यार मेरा फ्रेंड भी नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन आपका फ्रेंड हो सकता है उसको टाइम से अकल आ जाए। अगर आपको टाइम से अकल नहीं आई ना तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइज होगा कि जितने लोग भी आज आपको अच्छे लग रहे हैं ना, वो एक टाइम के बाद सब आपको बेकार लगेंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न है जब आप अपने लोएस्ट फेज पे होगे, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, अच्छे से अपना 110% नहीं दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस टाइम पे आपके पास कोई नहीं खड़ा होगा। अगर आपके फ्रेंड का किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, वो आपसे नहीं पूछने वाला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। आज जो मम्मी पापा इतनी आपकी सेवा कर रहे हैं ना, आप जो कुछ भी बोल रहे हो तुम्हें टाइम टू टाइम ला के दे रहे हैं, तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ रखा है कि तुम पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ रहे होगे, तुम पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हाँ पढ़ रहा है मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ रही है अच्छे से। जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो यही मम्मी पापा ना बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा और वो भी तुम्हें सुनाएंगे। ठीक है, ये हार्श रियलिटी है। मैं किसी पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं एक बच्चों को एक उनका रियलिटी चेक दे रही हूँ कि आज जो लग रहा है ना कि अरे यार मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे, अगर नहीं हुआ दोबारा ड्रॉप ले लूँगा, मम्मी पापा सुनाएंगे। उनका पैसा वेस्ट हो रहा है तुम्हारे पीछे। ठीक है, अगर आप उन्हें रिजल्ट नहीं दे रहे हो दैट मीन्स उनका पैसा वेस्ट हो रहा है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, अपना 110% दो। और जितने भी मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, देखो मैंने डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करे, अब मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर रही हूँ, कर तो आप ही के लिए रही हूँ। ठीक है, मेरा भी बेनिफिट है। मेरा क्या बेनिफिट है, आप लाइक सब्सक्राइब करते हो, आप मत करना। ठीक है, बट पढ़ो। ठीक है, मत करो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ो। अगर आपको कोई टीचर अपनी तरफ से पूरा 110% कंटेंट दे रहा है तो उसका फ़ायदा उठाओ।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, तो दिस इज योर डाइनोफ्लैजिलेट, ये आपका क्या है, दैट इज योर यूग्लिना, ये क्या है आपका, दैट इज योर स्लाइम मोड, और ये क्या है आपका, दैट इज योर पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी प्रोटोजोआ के अंदर, इसी प्रोटिस्टा के अंदर जो 5वीं क्लास आती है वो है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन कहाँ पढ़ रहे हो आप, प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ रहे हो। जितने भी प्रोटोजोन होते हैं सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ होते हैं, जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लिव एज अ प्रीडेटर, प्रीडेटर की तरह भी रहते हैं, पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। नेक्स्ट, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, और ये कहा जाता है कि ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव हैं, पुराने पूर्वज हैं। 4 कैटेगरी में प्रोटोजोन को डिवाइड किया गया है। पहला, एमीबॉइड प्रोटोजोन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल हर जगह देखने को मिलेंगे, और ये चलते कैसे हैं या अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। एग्जाम्पल अमीबा। बहुत सारे ऐसे मेरीन फॉर्म्स हैं जिनकी वॉल पे, जिनके सरफेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सिलिका की शेल देखने को मिलेगी, और उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटमीबा। और एंटमीबा क्या है, दैट इट इज अ पैरासाइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, दे आर नाइदर फ्री लिविंग नॉर पैरासिटिक, इनके पास फ्लैजिला है, नाम से पता चल रहा है, और ये एक पैरासिटिक फॉर्म है जो कि डिजीज कॉज करती है, दैट इज अ स्लीपिंग सिकनेस, और इसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। सीलिएटेड की बात करें तो ये एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एक कैविटी होती है जिसे गलेट कहा जाता है, और वो ओपन होती है बाहर की तरफ टू द सेल सरफेस। एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वाटर का लेड इन होता है विद द फूड, और वो एंटर होता है थ्रू इनटू द गलेट, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो अगर पैरामीशियम की जो बॉडी होती है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है, तो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया बहुत तेजी से चलते हैं, जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट, वाटर के साथ खाना भी अंदर जाता है, स्टार्ट होता है कहाँ पर, गलेट में। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। स्पोरोजोन की अगर हम बात करें, दे आर द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट दे हैव अ इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, और जो मोस्ट नोटोरियस होती है दैट इज योर प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरियल जो कि एक मलेरिया पैरासाइट, और क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, दैट इज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन पॉपुलेशन। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट प्रोटिस्टा। यहाँ पे प्रोटिस्टा भी एंड ऑन हो रहा है, और हम बहुत जल्द अपने चैप्टर को जो है फिनिश करने वाले हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज फंजाई। फंजाई क्या है, इट इज अ यूनिक किंगडम जहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अगर हम बात करें तो फंजाई जो होता है दैट इज सीन इन अ मॉइस्ट ब्रेड, मतलब गीली, अगर ब्रेड पे थोड़ी सी, मतलब ब्रेड पे थोड़ा पानी आनी छिड़क दो, 2-3 दिन बाद देखोगे तो फंजाई ग्रो करने लगेगा, और जो फ्रूट सड़ जाते हैं, रॉटन फ्रूट्स वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कॉमन मशरूम, जो घर में आप मशरूम खाते हो, और एक टॉट स्टूल, ये भी मशरूम का नाम है, दोनों के दोनों क्या है, फंजाई है। इसके अलावा मस्टर्ड की जो लीफ होती है, मतलब जो सरसों के प्लांट की लीफ होती है, मस्टर्ड की जो लीफ होती है, अगर उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट आ रहा है तो वो भी पैरासिटिक फंजाई की वजह से आ रहा है। बहुत सारी यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई कैसे होते हैं, जैसे कि ईस्ट इज यूज टू मेक अ ब्रेड एंड बियर। अदर फंजाई होते हैं दैट इज कॉज अ डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वीट रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया, ठीक है, एक जो होता है वीट में रस्ट कर देता है, उस फंगस को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज प्यूसिनिया, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हो PW से। आई नो इट इज़ योर कोचिंग, PW एक ऐप है, मैं मतलब उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं बस खाली याद करने के लिए बता रही हूँ। इट इज़ योर वीट, इट इज़ योर प्यूसिनिया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है US, यूस्टिल्गो स्मट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें सम ऑफ द सोर्स आर एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जिन्हें हम पेनासिलियम कहते हैं। फंजाई क्या होते हैं, दैट दे आर कॉस्मोपॉलिटन, अकर इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इज इट क्लियर? हैव यू वंडर कि फूड को जो है रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा जाता है? अगर फूड बहुत टाइम तक बाहर रहेगा तो उसमें फंगस की ग्रोथ होने लग जाएगी, क्योंकि हमें फूड को प्रिवेंट करना पड़ता है ताकि वो खराब ना हो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के कारण। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, मतलब सिवाय ईस्ट के, क्योंकि ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर, बाकी के सारे फंजाई कैसे होते हैं, दैट दे आर फिलामेंटस एंड मल्टीसेलुलर। द बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, ऐसे थ्रेड को क्या कहते हैं,
हम हाइफी कहते हैं, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी कहते हैं, और जब इसका नेटवर्क बन जाता है हाइफी का, उसे माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। कुछ हाइफी ऐसे होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ट्यूब फिल्ड होते हैं विद अ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, उसे हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। मतलब अगर ये एक हाइफी प्रेजेंट है और इसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है और ऐसे प्रेजेंट है सिर्फ खाली मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुत सारे न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो हम कह देंगे वो सिनोसिटिक हाइफी है। कुछ ऐसा अदर हैव सेप्टा, और कुछ के पास क्या होती है, सेप्टा प्रेजेंट होती है। सेप्टा मतलब ऐसा अगर हाइफी है तो ये सेप्टा क्रॉस वॉल प्रेजेंट है और इसके अंदर एक एक के अंदर प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दैट इट इज अ, इसे हम क्या कहेंगे, दैट दिस इज अ ब्रांच्ड, ठीक है। ये सेप्टा कैसा हो गया, ब्रांच सेप्टा हो गया। नेक्स्ट सेल वॉल जो होती है फंजाई की किसकी बनी होती है, काइटिन की और पॉलीसेक्राइड की। एक फंजाई ऐसा है जो कि सेलुलोजिक होता है, मतलब ये जो काइटिन होता है दैट इज अ नॉन सेलुलोजिक। काइटिन क्या है, नॉन सेलुलोजिक। लेकिन एक ऐसा फंजाई जो सेलुलोजिक है, आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कौन सा ऐसा फंजाई है जो सेलुलोजिक है, ठीक है। और अगर नहीं पता चलता तो डिटेल एनसीईआरटी लेक्चर में जाइए, वहां पे मैंने अच्छे से बताया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करेंगे डेड सबस्ट्रेट से, और ऐसे को हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। दोज दे आर डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट, अगर लिविंग प्लांट और एनिमल्स पे प्रेजेंट है तो उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। दे कैन लिव एज अ सिम्बाइटेंट, सिम्बाइटेंट की तरह अगर रह रहे हैं, मतलब फंजाई अगर किसी के साथ रह रहा है, जैसे फंजाई जो है अगर एल्गी के साथ रहता है तो उसे हम लाइकेन कहते हैं, और विद अगर फंजाई जो है हायर रूट के साथ रह रहा है तो उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, अगर हम बात करें फंजाई के अंदर, तो वो हमें फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से देखने को मिलेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो स्पोर से होती है, जैसे कि कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर या फिर जूस्पोर। जूस्पोर कैसे स्पोर्स होते हैं, दैट दे आर मोटाइल स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर से होती है, ठीक है। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सेक्सुअल साइकिल कौन कौन सी होती है, पहले होगा प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, कैरियोगैमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन, और जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, कई बार क्या होता है जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो टू हैप्लॉइड हाइफी, मतलब दो हैप्लॉइड हाइफी जो है वो आपस में आके मीटिंग टाइप करेंगे और फ्यूज हो जाएंगे। अगर ऐसा फ्यूजन हो रहा है, द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इनटू अ डिप्लॉइड सेल, हाउएवर इन द एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की, तो वहां पर आपको एक इंटरवीनिंग स्टेज देखने को मिलती है जिसे हम डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं, मतलब N+N स्टेज कहते हैं। मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और ऐसी कंडीशन को डाइकैरियन स्टेज कहते हैं, और ऐसे फेज को डाइकैरियन फेज कहते हैं। कहाँ देखने को मिलता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। क्या होता है, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे और सेल डिप्लॉयड हो जाएगी। द फंजाई फॉर्मिंग अ फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर, अब फिर क्या होगा, फंजाई जो है एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी, उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा, मतलब मियोसिस होगी, और 4 तरीके के स्पोर जो है बन जाएंगे। नेक्स्ट अब हमने फंजाई को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस में, कि माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी क्या है, स्पोर किस तरीके का है, फ्रूटिंग बॉडी क्या है। इस तरीके से हमने किंगडम ऑफ फंजाई को डिवाइड किया है 4 फेजेस में, ठीक है। पहला फेज फाइकोमाइसिटीज। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइकोमाइसिटीज, तो फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं एक्वाटिक हैबिटेट में देखने को मिलेंगे, डिकेइंग वुड में देखने को मिलेंगे, इन मॉइस्ट और डैम प्लेसेस में देखने को मिलेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, और कहाँ रहते हैं, दैट इज सीन इन अ प्लांट्स में रहते हैं। माइसीलियम इसका कैसा होता है, दैट इट इज अ एसेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब इनकी जो हाइफी होती है उसके अंदर आपको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलेगी। सेप्टा जो है एब्सेंट होगा, ध्यान से सुनो, सेप्टा एब्सेंट होगा, और सिनोसिटिक माइसीलियम देखने को मिलेगा। ऐसे माइसीलियम को हम क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं, जहाँ पे आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगी। डिटेल लेक्चर पे जाइए, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कौन कराता है, जूस्पोर्स कराता है, और ए प्लानोस्पोर्स कराते हैं। जूस्पोर आपके मोटाइल होते हैं, ए प्लानोस्पोर्स जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। ये जो स्पोर्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं, दे आर फॉर्म एंडोजीनियसली, अंदर की तरफ बन रहे हैं, और कहाँ पर, स्पोरेंजियम की तरफ। नेक्स्ट अगर हम बात करें जाइगोस्पोर की, जाइगोस्पोर जो होता है दैट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स।
ये जो गैमीट्स अगर सिमिलर साइज के हैं तो आइसोगैमस, डिसिमिलर साइज के हैं तो एनाइसोगैमस और ऊगैमस। कुछ एग्जांपल है लाइक म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, और एल्ब्यूगो को हम पैरासिटिक फंजाई कहते हैं। एल्ब्यूगो को क्या कहते हैं? दैट इज अ पैरासिटिक फंजाई ऑन अ मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट में जो आपको देखने को मिलता है दैट इज योर एल्ब्यूगो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं, और एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं सारे के सारे मल्टी सेलुलर है सिवाय ईस्ट के, क्योंकि ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईस्ट का साइंटिफिक नेम दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और कैप्रोफाइलस होते हैं। कैप्रोफाइलस मतलब डंग के ऊपर, गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं। माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है, मतलब इनकी जो हाइफी है वहां पर क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी और एक के अंदर एक प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसेक्सुअल स्पोर जो है वो कोनिडिया है। कौन सा है? कोनिडिया। और ये कोनिडिया कहाँ बनता है? बाहर की तरफ, एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। और कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया बनता है, और कोनिडिया बनेगा बाहर की तरफ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन, जब कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन, जब कोनिडिया का जर्मिनेशन हो रहा होगा तो दे प्रोड्यूसेस अ माइसीलियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्सुअल स्पोर की तो वो एक्सोस्पोर होते हैं, और वो एस्कोस्पोर्स कैसे बनते हैं? वो अंदर की तरफ बनते हैं। ध्यान रखना एस्कोमाइसिटीज के अंदर, अगर हम बात करें एक्सोमाइसिटीज के अंदर, तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर ए सेक्सुअल स्पोर एक्सो होते हैं, सेक्सुअल स्पोर एंडो होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोजीनियसली कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक सिंगुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम एस्कस या एस्काई कहते हैं। नेक्स्ट ये एस्काई जो है अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी में देखने को मिलेंगे, तो फ्रूटिंग बॉडी क्या हो गई? एस्कोकार्प हो गई। एग्जाम्पल क्या होगा? एस्परगिलस हो गया, क्लेविसेप हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया। न्यूरोस्पोरा जो है एक्सटेंसिवली यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं लाइक मॉरल एंड ट्रफल्स जो कि एडिबल होते हैं, और उन्हें हम कंसिडर एज अ कहते हैं डेलिकेसीज की तरह खाते हैं। ठीक है, दे आर एडिबल। कौन से? मॉरल एंड ट्रफल्स। कहाँ आते हैं? एस्कोमाइसिटीज में। दिस इज अ डायग्राम दैट इज मेंशन इन एनसीईआरटी। ठीक है, ये आपका है। नेक्स्ट दिस इज योर एस्पेरगिलस, ये आपका अगेरिकस जो कि आपका मशरूम है जिसे आप खाते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की, बेसिडियोमाइसिटीज को हम मशरूम, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स कहते हैं। सॉइल में ग्रो होंगे, लॉग्स में ग्रो होंगे, ट्री स्टम्प पे ग्रो होंगे। डिटेल्ड लेक्चर जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके बेटा देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करिए। नेक्स्ट लिविंग इन अ प्लांट बॉडी एज अ पैरासाइट, प्लांट बॉडी में रह रहे हैं पैरासाइट की फॉर्म में, रस्ट और स्मट। माइसीलियम कैसा है? ब्रांच और सेप्टेट, मतलब क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी। एसेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर देखने को नहीं मिलते, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सब में फ्रेगमेंटेशन ही करेगा। एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते और सेक्स ऑर्गन नहीं होते, ना ही सेक्स ऑर्गन है ना ही एसेक्सुअल स्पोर है, लेकिन उसके बाद भी ये प्लाज्मोगैमी करते हैं, जहाँ पे ये दो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल के साथ प्लाज्मोगैमी करेंगे, और वो वेजिटेटिव सेल और सोमैटिक सेल जो है वो अलग अलग स्ट्रेन की होंगी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स की, मतलब डिफरेंट वेराइटी की, डिफरेंट जीनोटाइप की, जिसकी वजह से एक डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलेगी। और वो डाइकैरियोटिक किसको गिव राइज करेगा? बेसिडियम को करेगा। उसी बेसिडियम के अंदर कैरियोगैमी और मियोसिस देखने को मिलेगी, दैट इज अकर इन द प्लेस ऑफ बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर मिलेगी और 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं ये कैसे बनेंगे? एक्सोजीनस, मतलब बेसिडियम के बाहर की तरफ बनेंगे। बेसिडिया जो है वो अपने आप को अरेंज करेगा किसमें? दैट इज इन अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल बेसिडियोकार्प। कुछ इसके कॉमन मेंबर्स हैं जैसे कि अगैरिकस मशरूम जो घर में खाते हो, नेक्स्ट यूस्टिल्गो स्मट और प्यूसिनिया रस्ट। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी मूव फर्दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ पे फंसते हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। एक आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फंसेगा और आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फंसेगा। ध्यान रखो, ये भी कहाँ फंसेंगे? एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में।
अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज की, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाहर की तरफ होगी, ए सेक्शुअल स्पोर्स जो बनेंगे, सेक्शुअल स्पोर जो बनेंगे वो अंदर की तरफ बनेंगे, एंडोजीनस वो भी कहाँ पर, एस्कस में। वेयर एज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ होती नहीं है बेसिडियोमाइसिटीज में, और जो सेक्शुअल स्पोर्स बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, वो बाहर की तरफ बनेंगे, एक्सोजीनस, और वो भी एक्सोजीनस बाहर की तरफ कहाँ, बेसिडियम के ऊपर। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है, मैंने इसे एक जगह समअप कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिट्यूरियोमाइसिटीज की। अगर हम बात करते हैं डिट्यूरियोमाइसिटीज की, तो इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेज ही देखने को मिलता है। सेक्शुअल फॉर्म ऑफ दीज फंजाई वर नॉट डिस्कवर्ड, और अगर वो डिस्कवर्ड हो जाती है तो इसे हम एक अच्छी क्लास में डाल देंगे, जिस क्लास से बिलोंग कर रहा होगा। नेक्स्ट, ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव स्टेज जो है, इसी वजह से हमने उसे कहाँ रख दिया, दैट इज प्लेस्ड अंडर आ डिट्यूरियोमाइसिटीज। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल स्टेज, अगर हमें पता चल जाती है तो ये किसी क्लास के अंदर आ जाएगा, दैट इज इन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टेब्लिश्ड द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट टू द डिट्यूरियोमाइसिटीज, और जैसे ही हमें कोई लिंक मिल जाएगा उस तरीके से हम डिट्यूरियोमाइसिटीज को किसी क्लास के अंदर डाल देंगे। नेक्स्ट, जो परफेक्ट एक सेक्सुअल स्टेज होती है किसी भी मेंबर ऑफ डिट्यूरियोमाइसिटीज की, वर्ड डिस्कवर, तो दे आर मूव टू द एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। 4 बार बता चुकी हूँ, सेक्सुअल स्टेज इसमें नहीं होती, अगर सेक्सुअल स्टेज आ गई तो उसके बाद इसे हम एस्को या बेसिडियो में डाल देंगे। डिट्यूरियोमाइसिटीज की बात करें तो ए सेक्सुअल स्पोर सिर्फ इनका एक कोनिडिया है, ठीक है। माइसीलियम यहाँ पे भी सेप्टेड और ब्रांच्ड होता है। दे आर सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इसके ज्यादातर मेंबर कौन से होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, लिटर और हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे कि ऑल्टरनेरिया, कॉलकाइट्रम और ट्राइकोडर्मा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शैल बी मूव टू द अनदर पार्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी की बात करें तो किंगडम प्लांटी के अंदर सारे के सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं। कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट। इसका एग्जांपल है ब्लेडर वॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप, जो कि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। वेयर एज कसकटा जो है दैट इज टोटली अ पैरासाइट, ठीक है। इनकी जो प्लांट की सेल वॉल होती है, उनके पास यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनेगी। प्लांटी को डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। प्लांटी के पास 2 लाइफ साइकिल है, डिप्लॉइड को स्पोरोफाइटिक कहते हैं, हैप्लॉइड को गैमेटोफाइट कहते हैं। द ऑल्टरनेट विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे की ऑल्टरनेट होती है। एंड द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज, वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर, वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट। ये फिनोमेना ऑफ, इसको कहते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द किंगडम इज कैरेक्टरिस्टिक बाय हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दे आर मल्टीसेलुलर एंड दे लैक देयर सेल वॉल। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी और स्टोर्ड फूड रिजर्व्ड एज अ ग्लाइकोजन और फैट। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, होलोजोइक होता है। इनका काम होता है पूरा फूड को इंजेक्शन करना। इनके पास डेफिनेट एक ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है और ग्रो इनटू अडल्ट एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। हायर फॉर्म जो होता है उनके पास अच्छा सा एक इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोम्यूटर मैकेनिज्म भी देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ देम आर दे आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का कॉपुलेशन होता है, बाद में आपको देखने को मिलेगा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट एज वेल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वायरस। हमने 5 किंगडम पढ़ लिए विटेकर के। 5 किंगडम के बाद भी हमें ना ये पता चला कि लाइकेन कहीं पर है और ना ही कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हुई। देखो, नो मेंशन ऑफ लाइकेन और ना ही ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस, वायरॉइड्स और पायरन्स। क्वेश्चन आता है कौन कौन से ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स हैं, लाइकेन नहीं है। ये ए सेलुलर में नहीं आता, लेकिन इसको जगह नहीं मिली, वो बात अलग है। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड, सबको जुकाम हुआ है, फ्लू हुआ है, तो उसका क्या कॉज है, दैट इज इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस। वी डू नॉट हैव टू एसोसिएट विद आवर कंडीशन। वायरस जो है उसको कोई भी क्लासिफिकेशन की जगह नहीं मिली, बिकॉज वो पूरी तरीके से लिविंग नहीं है, ठीक है।
इफ वी अंडरस्टैंड द लिविंग एज द ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, लिविंग का मतलब समझते हैं, वायरस लिविंग नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट अ ट्रूली लिविंग, वायरस लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है। वायरस कैसा है, दैट इट इज अ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके पास कैरेक्टराइज बाय इनर्ट क्रिस्टलाइन लाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, मतलब लिविंग सेल के बाहर ये कैसे बिहेव करता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, दिस इज अ एनसीईआरटी डायग्राम, ये आपका टोबैको मोज़ेक वायरस दे रखा है, ये बैक्टीरियोफेज दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं दैट दे आर, ये क्या है, पूरा का पूरा कैप्सिड है, ये छोटी छोटी यूनिट क्या है, कैप्सोमेयर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वंस दे अफेक्टेड अ सेल, और जैसे ही इन्होंने किसी सेल में इन्फेक्शन किया, मतलब जब हमें इन्फेक्शन हुआ तो ये पूरा मशीनरी चार्ज ले लेते हैं, किसका, होस्ट का। सपोज वायरस से अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ तो मेरा पूरा मशीनरी चार्ज कौन ले लेगा, ये वायरस ले लेंगे, और फिर ये अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे और होस्ट को किल करते हैं, ठीक है। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, अब आप वायरस को लिविंग कहेंगे, नॉन लिविंग कहेंगे, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, ना ये लिविंग में आता है ना ही ये नॉन लिविंग में आता है। नेक्स्ट, वायरस का मतलब होता है वेनम, वेनम मतलब एक पॉइजनस फ्लूइड। एक दिमित्री इवानस्की, डीजे इवानस्की 1892 में आए थे, जिन्होंने माइक्रोब्स को पहचाना था और मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको कहा था। जैसे ही पहचाना उसे उन्होंने कह दिया टोबैको मोज़ेक ऑफ डिजीज, ठीक है। ये देखा गया कि ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया से छोटे थे, कैसे पता चला, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे। उसके बाद MW बीजीरिंग जो है वो 1898 में आए, उन्होंने क्या किया, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसमें इन्फेक्शन हो रहा था, उस इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाला, उसका क्या निकाला, एक्सट्रैक्ट निकाला, और इन्फेक्शन कॉज करा दिया कहाँ, हेल्दी प्लांट में। तो उस हेल्दी प्लांट में भी क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और उन्होंने उस न्यू पैथोजन का नाम क्या रख दिया, वायरस कह दिया, और उस फ्लूइड को जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा था उसे क्या कह दिया, कंटाजियम वीवियम फ्लूइड, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए WM स्टेनले 1935 में, जिन्होंने कहा वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, वायरस क्रिस्टलाइज हो सकता है, क्रिस्टल्स हो सकते हैं, और ये क्रिस्टल्स जो होते हैं कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट, मतलब होस्ट के बाहर ये इनर्ट होते हैं, एंड वायरस दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इन एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन के साथ साथ वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है, अब वो चाहे RNA हो या DNA हो, लेकिन किसी भी वायरस के पास दोनों RNA DNA नहीं होंगे, या तो DNA होगा या RNA होगा। वायरस क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, जिसके अंदर आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा और एक जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, और जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वेदर इट्स RNA और DNA, वही इन्फेक्शियस है। इन जनरल अगर वायरस जो है इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, अगर एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है। अगर ऐसा बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियल वायरस, और कहो बैक्टीरियोफेज, ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, वो ज़्यादातर यूजुअली लिखा है बेटा डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन कोड जो है उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो है छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से बनता है, जिसे कैप्सोमेयर कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, जो अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करना। अब ये जो कैप्सोमेयर है ये अपने आप को हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म या ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज करता है। वायरस जो है बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा। एड्स जो होता है उससे भी, एड्स जो होता है ह्यूमंस के अंदर, वो भी कौन कॉज करता है, दैट इज कॉज ऑल्सो बाय अ वायरस। अगर प्लांट के अंदर कोई भी वायरल डिजीज हो गई है तो आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन कलरिंग, डाफिंग और स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वायरॉइड्स की, लेट्स सी व्हाट इज वायरॉइड्स। वायरॉइड्स की बात करें, 1971 में एक टियोडाइनर करके साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने बताया था एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में जो कि वायरस से भी छोटा था और एक पोटैटो स्पिंडल डिजीज करा था, और उन्होंने बताया कि वो क्या है, दैट इज फाउंड टू बी अ फ्री RNA है, मतलब उसके पास क्या है, प्रोटीन कोड नहीं है, ठीक है, एंड दैट इज फाउंड इन वायरस, जो कि मतलब प्रोटीन कोड आपको वायरस के अंदर देखने को मिल रही थी, वो प्रोटीन कोड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। वायराइड्स किसका बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ RNA, इसीलिए इसका नाम वायराइड्स रख दिया। और RNA का जो वायरॉइड का जो RNA होता है उसका लो मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायोन्स की। प्रायोन्स की अगर हम बात करें तो ये जो है दैट इज इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज
जो कि ट्रांसमिट होती है एक एजेंट से बाय कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये जो एजेंट है दैट वाज स्मॉलर इन सिमिलर इन साइज टू द वायरस, मतलब प्रायोन और वायरस का साइज सेम है, वायराइड्स इन दोनों से छोटे हैं। ये जो एजेंट्स हैं आर कॉल्ड प्रायोन्स। इनकी नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रायोन्स इज बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जो कि हम मैड काउ डिजीज कहते हैं, कैटल में होती है, और उसी के एनालॉगस हमें ह्यूमन में देखने को मिलती है, दैट इज सीआर जैकॉब डिजीज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइकेन की। अगर हम बात करें लाइकेन की, तो लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, मतलब किसी के साथ रहना पसंद करता है। जैसे कि एल्गल कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबायोट, फंगल कंपोनेंट को कहते हैं माइकोबायोट, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। एल्गी जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, किसके लिए बनाएगा? फंजाई के लिए। और फंजाई क्या है? शेल्टर प्रोवाइड करेगा और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर को और अपने पार्टनर को हेल्प करेगा। Close in their association we saw lichen in a lichen in our nature। तो हम कह सकते हैं कि लाइकेन जहाँ पर है दैट दे आर अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो जहाँ अगर लाइकेन की ग्रोथ हो रही है तो हम कह देंगे वो एरिया कैसा है? पॉल्यूटेड नहीं है। लाइकेन वहीं देखने को मिलेगा जो पॉल्यूटेड एरिया नहीं है। ये चैप्टर का क्या एंड हो गया? नहीं, अभी हमारी समरी बची है। मैं कितना भी कह रहा हूँ समरी पढ़नी है, लेकिन आप मानोगे नहीं, तो मैं खुद ही पढ़ देती हूँ। Biological classification of plants and animals were proposed by Aristotle। Morphological characters देखने को मिले थे on the basis of simple morphological characters। इसके बाद लीनियस साहा बाय प्लांटिया एनिमिलिया में कन्वर्ट किया। विटेकर ने 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया। मेन क्राइटेरिया जो था दैट इज अ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अगर हम बात करें पांचों किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा के अंदर आया। बैक्टीरिया दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया क्या शो करते हैं? एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, और इन कौन कौन से थे? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेज, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा के पास एक अपना अच्छा खासा डिफाइंड न्यूक्लियस था और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी थे। ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे थे। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो ग्रेटर डाइवर्सिटी हमें स्ट्रक्चर हैबिटेट में देखने को मिलती है। फंजाई जो होते हैं दे आर सैप्रोफाइटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई भी जो है एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों शो करते हैं, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और डिप्लोमाइसिटीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांटी जो है, प्लांटी के अंदर सारे क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दे आर ऑल आर इंक्लूडेड इन प्लांटी। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांटी के अंदर 2 जनरेशन देखने को मिलती है, गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड होती है। हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल नहीं है उन्हें हमने कह दिया एनीमिलिया। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर एनीमिलिया इज अ होलोजोइक। दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली मोड, सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वायरस और वायरॉइड्स एज वेल एज लाइकेन are not included in the 5 kingdom classification system। So this is all about the summary। अब next क्या, यहाँ तक ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपने डिटेल एनसीईआरटी लेक्चर देख लिया तो इसके बाद ये लेक्चर देखना और आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट, इसके अलावा भी मैं एक सीरीज लेके आऊंगी जिसमें आपको एनसीईआरटी के अंदर फिलिंग करनी होगी। एनसीईआरटी फिलअप, एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी मैं ही करवाऊंगी, मेक श्योर करना मुझसे पहले कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी फिलिंग द ब्लैंक्स, एक एनसीईआरटी को कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के बोर हो गए ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करो, ठीक है। एंड ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये आई नो पहले ऑलरेडी इस पे बुक है या जो भी है, मैं वहाँ से कंटेंट नहीं उठा रही, मेरा कुछ तरीका थोड़ा बहुत अलग होगा, आई विल मेक श्योर, ठीक है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स मैं एक ट्राई कर रही हूँ, आई होप आपको अच्छा लगे ताकि आप एनसीईआरटी को और क्रिएटिव तरीके से पढ़ सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया, और डिटेल लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।